नमस्कार दोस्तों, करंट अफेयर्स रिवीजन फॉर प्रीलिम 2020 में आपका स्वागत है। आईआर के करंट अफेयर्स की रिवीजन का ये हमारा 13वां लेक्चर है। इस वीडियो में हम जून महीने के आईआर के करंट अफेयर्स को रिवाइज करेंगे। डिस्कशन का फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल आसियान के बारे में है। क्या कंटेस्ट है? 36वां समिट हाल ही में ऑर्गेनाइज हुआ आसियान का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू। ये समिट ऑर्गेनाइज हुआ वियतनाम की चेयरमैनशिप में। अभी देखो, आसियान की जो चेयरमैनशिप है वो वियतनाम के पास है। थीम कोहेसिव एंड रिस्पॉन्सिव आसियान। हाल ही में एक फंड भी इस्टेब्लिश किया गया था आसियान के द्वारा, आसियान कोविड-19 रिस्पॉन्स फंड। इस फंड को इस्टेब्लिश करने का मकसद ये था मेडिकल सप्लाईज को रिजर्व में रखा जा सके, ताकि महामारी की सिचुएशन में अगर अर्जेंटली आवश्यकता पड़ती है तो उस मेडिकल सप्लाई का इस्तेमाल किया जा सके। इस पर्पज के साथ ये फंड इस्टेब्लिश हुआ था। और ज़्यादा बेसिक इन्फॉर्मेशन हम डिस्कस करें आसियान के बारे में। इसको देखो, इस्टेब्लिश किया गया था 1967 में बैंकॉक डिक्लेरेशन की सहायता से। अभी फिलहाल 10 देश मेंबर हैं इस ऑर्गेनाइजेशन के। इंडोनेशिया, थाईलैंड, सिंगापुर, मलेशिया, फिलीपींस, वियतनाम, म्यांमार, कंबोडिया, ब्रुनेई, लाओस। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? जकार्ता, इंडोनेशिया में। चेयरमैनशिप जो है वो देखो एनुअल बेसिस पे रोटेट होती रहती है। किस आधार पर? मेंबर कंट्रीज के जो नाम हैं, इंग्लिश में अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर देखा जाता है नाम्स का, और इस आधार पर चेयरमैनशिप रोटेट होती रहती है। कुछ और इन्फॉर्मेशन जिस पर क्वेश्चन बनता है, आसियान रीजनल फोरम क्या है? ये देखो इस्टेब्लिश हुआ था 1993 में। इसमें 27 देश मेंबर हैं। मकसद इसको इस्टेब्लिश करने का ये था आसियान का दूसरे रीजन के साथ भी कोऑपरेशन इंक्रीज हो, पॉलिटिकल इश्यूज पर, इकोनॉमिकल इश्यूज पर, सिक्योरिटी इश्यूज पर। तो इसीलिए ये आसियान रीजनल फोरम इस्टेब्लिश किया गया था 1993 में। 27 देश मेंबर हैं। उसके बाद आसियान +3 इसको 1997 में इस्टेब्लिश किया गया था। 10 आसियान कंट्रीज के अलावा 3 और देश मेंबर हैं इसके, चाइना, जापान, साउथ कोरिया। +3 का ये मतलब है, +3 मतलब चाइना, जापान और साउथ कोरिया। सबसे लास्ट में है ईस्ट एशिया समिट। इसके बारे में यूपीएससी क्वेश्चन पूछ चुकी है। ये इस्टेब्लिश हुआ था 2005 में, और 2005 में ही पहला समिट ऑर्गेनाइज हुआ था। इसमें देखो 16 देश शामिल हैं। 10 तो ये आसियान के मेंबर कंट्रीज, इसके अलावा +3 चाइना, जापान, साउथ कोरिया, और इसके अलावा 3 और देश। कौन कौन से? न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया। समझ गए? मतलब ईस्ट एशिया समिट में 16 देश शामिल हैं। 13 तो आसियान +3 वाले, और इसके अलावा 3 एक्स्ट्रा कौन से देश हैं? इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। तो ये हमने आर्टिकल डिस्कस किया आसियान के बारे में। ये आसियान के मेंबर कंट्रीज हैं। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल G7 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ग्रुप के बारे में है। क्या कंटेस्ट है? यूएसए ने इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ग्रुप को ज्वाइन कर लिया है। G7 का जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ग्रुप है, इसका काम देखो ये है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ कैसे हो, इस संदर्भ में एथिकल गाइडलाइंस को सेट करना। पहले देखो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने इस आइडिया को रिजेक्ट कर दिया था, लेकिन अब यूएसए ने इस G7 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ग्रुप को ज्वाइन कर लिया है। मैं फिर से बोलता हूँ, किस उद्देश्य के साथ इस ग्रुप का निर्माण किया गया है? देखो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काफ़ी तेज़ी से डेवलप हो रही है, इवोल्व हो रही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को दोनों टाइप के पर्पजेस के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। ह्यूमन बींग्स की लाइफ को सुविधाजनक बनाने के लिए, कन्वीनियंस के लिए, या फिर डिस्ट्रक्शन के लिए। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल हो किस प्रकार से एथिकली, यही गाइडलाइंस फॉर्मुलेट करने के लिए इस ग्रुप का निर्माण किया गया है। गाइडलाइंस ऐसी होंगी जिसमें ह्यूमन राइट्स, इंक्लूजन, डाइवर्सिटी, इनोवेशन, इकोनॉमिक ग्रोथ, इन सब इश्यूज को ध्यान में रखा जाएगा। रिसेंटली G7 मेंबर कंट्रीज के टेक्नोलॉजी मिनिस्टर्स की आपस में वर्चुअल मीटिंग ऑर्गेनाइज हुई थी। तब G7 ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट आर्टिकल ग्लोबल वैक्सीन समिट के बारे में है। क्या कंटेस्ट है? हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने
ग्लोबल वैक्सीन समिट को संबोधित किया। ये समिट वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू ऑर्गेनाइज हुआ था। होस्ट कंट्री कौन था इस समिट का? यूके। इस समिट में देखो 50 से अधिक देशों के लीडर्स ने पार्टिसिपेट किया। इसके अलावा काफ़ी सारे बिजनेस लीडर्स ने, यूएन एजेंसीज के रिप्रेजेंटेटिव्स ने, सिविल सोसाइटी के लोगों ने, गवर्नमेंट मिनिस्टर्स, हेड्स ऑफ स्टेट्स, कंट्री लीडर्स ने इस समिट में पार्टिसिपेट किया। मकसद क्या था इस समिट को ऑर्गेनाइज करने का? मकसद देखो ये था, विभिन्न देशों से आह्वान करना कि आप वेरियस डिजीज़ के लिए वैक्सीनेशन को डेवलप करने के लिए फंडिंग दीजिए, ताकि आने वाले डिजीज़ के जो आउटब्रेक्स हैं या फिर आने वाले समय में जो इन्फेक्शियस डिजीज़ हैं वो ज़्यादा ना फैलें। समिट का एम ये था 7.4 मिलियन यूएस डॉलर्स को रेज करना, ताकि 2025 से पहले वर्ल्ड के जो पुअरेस्ट कंट्रीज़ हैं, गरीब से गरीब देश हैं, वहाँ पर 300 मिलियन बच्चों में इम्यूनिटी क्रिएट की जा सके वेरियस डिजीज़ से लड़ने की। इंडिया ने 15 मिलियन डॉलर्स देने का प्रॉमिस किया है ग्लोबल अलायंस फॉर वैक्सीन्स एंड इम्यूनाइजेशन में। ये क्या है ग्लोबल अलायंस फॉर वैक्सीन्स एंड इम्यूनाइजेशन? इसके बारे में जान लेते हैं। देखो, ये पब्लिक प्राइवेट ग्लोबल हेल्थ पार्टनरशिप है। मकसद ये है गरीब देशों में बच्चों में इम्यूनिटी क्रिएट करना वैक्सीन की सहायता से, मतलब ऐसी वैक्सीन डेवलप करना जिससे बच्चों में डिजीज़ के अगेंस्ट इम्यूनिटी क्रिएट हो। देखो, ये जो बॉडी है ग्लोबल अलायंस फॉर वैक्सीन एंड इम्यूनाइजेशन, इसको ऑब्जर्वर स्टेटस हासिल है वर्ल्ड हेल्थ असेंबली में। ये सिर्फ एक ग्लोबल अलायंस नहीं है बल्कि इंटरनेशनल सॉलिडेरिटी का एक सिंबल है। मतलब कि ये बॉडी रिप्रेजेंट करती है किस प्रकार से विभिन्न देश एक साथ आते हैं वैक्सीन डेवलप करने के लिए। विभिन्न देश अपनी अपनी तरफ से कंट्रीब्यूशन देते हैं ताकि ऐसी वैक्सीन्स डेवलप हो जिसका फ़ायदा विभिन्न देशों को हो, खास करके गरीब देशों को। कब ये बॉडी फॉर्म हुई थी? 2000 में। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संबंधित है। इसको हमने देखो ऑलमोस्ट 15 दिन पहले डिस्कस किया था। उस समय ये पार्टनरशिप बनी थी, इसलिए न्यूज़ में आई थी, और अब फिर से न्यूज़ इसलिए आई है GPAI के बारे में क्योंकि इंडिया ने इस पार्टनरशिप को ज्वाइन कर लिया है। क्या है ये ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? देखो, ये इंटरनेशनल एंड मल्टी स्टेक होल्डर्स का इनिशिएटिव है। मकसद ये है ये इंश्योर करना कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एवोल्यूशन अच्छे से हो, ह्यूमन सेंट्रिक हो, एथिकल गाइडलाइंस फॉर्मुलेट करना किस प्रकार से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल होना चाहिए, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एवोल्यूशन में, डेवलपमेंट में ह्यूमन राइट्स, इंक्लूजन, डाइवर्सिटी, इनोवेशन, इकोनॉमिक ग्रोथ, इन सब चीज़ों पर भी फोकस किया जाए। ये देखो अपनी तरह का पहला इनिशिएटिव है। फाउंडिंग मेंबर्स की बात करें, अभी फ़िलहाल इस पार्टनरशिप में कौन कौन से मेंबर्स हैं? ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इंडिया, इटली, जापान, मेक्सिको, न्यूजीलैंड, साउथ कोरिया, सिंगापुर, स्लोवेनिया, यूके, यूएस और यूरोपियन यूनियन। इसमें ना सिर्फ ये देश मिलकर काम करेंगे बल्कि ये जो इनिशिएटिव हैं, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़ी इंडस्ट्री के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, सिविल सोसाइटी, गवर्नमेंट्स, एकेडमिया, उन सबको एक मंच पर लेके आएगा ताकि ये इंश्योर किया जा सके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एवोल्यूशन रिस्पॉन्सिबल तरीके से हो। सेक्रेटरीट की बात करें, OECD यानी ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट के द्वारा इस पार्टनरशिप का जो सेक्रेटरीट है वो होस्ट किया जाएगा। सिंपल वर्ड्स में बात करें, जहाँ पर देखो OECD का हेडक्वार्टर है पेरिस में, वहीं पर इस इनिशिएटिव का भी सेक्रेटरीट होगा। लास्ट में एक बात, इंडिया को क्या फ़ायदा होगा इस पार्टनरशिप का फाउंडिंग मेंबर बनने से? इंडिया को फ़ायदा देखो ये होगा, चूँकि इंडिया इस इनिशिएटिव में पार्टिसिपेट करेगा, देखेगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एवोल्यूशन कैसे होती है, तो बाकी देशों से काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। तो इंडिया भी उस एक्सपीरियंस का लाभ उठा के हमारे देश में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की डेवलपमेंट को सुनिश्चित कर सकेगा। ध्यान देने वाली बात देखो ये है, इस इनिशिएटिव में चाइना नहीं है। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के बारे में है। क्या कंटेस्ट है? देखो, USA अब ईरान न्यूक्लियर डील से बाहर आ चुका है। जब तक ये डील थी, ईरान भी डील के नॉर्म्स को फॉलो कर रहा था।
इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी को अलाउ कर रहा था कि भैया आप भेज सकते हो अपने ऑफिशियल्स को, हम उन्हें इंस्पेक्शन करने देंगे। ट्रांसपेरेंसी बरतने की कोशिश कर रहा था ईरान। लेकिन जब से यूएसए बाहर आया है इस डील से, तो ईरान जो पहले ट्रांसपेरेंसी बरत रहा था न्यूक्लियर मटेरियल के बारे में, ईरान ने भी ट्रांसपेरेंसी बरतना अब बंद कर दिया है। इसी को लेकर इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ने चिंता जताई है कि भैया आप हमारे साथ कोऑपरेट नहीं कर रहे हो। आप बताइए, जो न्यूक्लियर मटेरियल आपके देश में मिला है, आपने इसके बारे में डिक्लेयर नहीं किया था, आप कहाँ से लाए, किस पर्पज के लिए था, आप इस पूरे इशू की इन्वेस्टिगेशन में हमारा साथ दीजिए। लेकिन ईरान ऐसा साथ नहीं दे रहा है, ये बोला गया है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के द्वारा। तो इस एजेंसी के बारे में हम बेसिक जानकारी डिस्कस कर लेते हैं। इसे इस्टेब्लिश किया गया था 1957 में, हेडक्वार्टर वियना ऑस्ट्रिया में है। क्या काम है इस एजेंसी का? न्यूक्लियर एनर्जी को पीसफुल पर्पजेस के लिए प्रमोट करना, यह भी इंश्योर करना न्यूक्लियर एनर्जी का मिलिट्री पर्पजेस के लिए या फिर न्यूक्लियर वेपन्स के निर्माण के लिए इस्तेमाल ना हो। वैसे देखो, ये एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, यूएन का पार्ट नहीं है, लेकिन फिर भी ये एजेंसी यूएन के साथ मिल के काम करती है, रिपोर्ट करती है यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली को और यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल को। इसके अलावा और भी वर्ल्ड की काफ़ी सारी सिमिलर इंटरेस्ट वाली ऑर्गेनाइजेशंस के साथ मिलकर काम करती है ये एजेंसी। कैसे कामकाज चलता है इस एजेंसी का? बोर्ड ऑफ गवर्नर्स इसका कामकाज चलाते हैं, 22 मेंबर्स होते हैं बोर्ड में, और अलग अलग जोग्राफिकल रीजन्स से मेंबर्स की जो पार्टिसिपेशन है वो इंश्योर होती है। जनरल कॉन्फ्रेंस के द्वारा बोर्ड के मेंबर्स को चुना जाता है। हर साल 11 मेंबर्स चुने जाते हैं और एक मेंबर का जो टर्म होता है वो 2 साल तक का होता है। एटलीस्ट 10 जो मेंबर स्टेट्स हैं उनको ऑलरेडी जो बोर्ड है उनके द्वारा ही नॉमिनेट किया जाता है, मतलब ऑनगोइंग बोर्ड के द्वारा एटलीस्ट 10 मेंबर स्टेट्स को नॉमिनेट किया जाता है। एक बोर्ड मेंबर का 1 वोट होता है। चलते हैं आगे। इंपॉर्टेंट आर्टिकल EAG के बारे में है। पूरा नाम है यूरेशियन ग्रुप ऑन कॉम्बैटिंग मनी लॉन्ड्रिंग एंड फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म। क्या कंटेस्ट है? इस ग्रुप की 32वीं मीटिंग ऑर्गेनाइज हुई जिसमें इंडियन ऑफिशियल्स ने पार्टिसिपेट किया। तो इस ग्रुप के बारे में हम बेसिक जानकारी डिस्कस कर लेते हैं। हिंदू में आर्टिकल पब्लिश हुआ है। ये देखो, एक रीजनल बॉडी है जो इस्टेब्लिश हुई थी 2004 में। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, ये बॉडी क्या करती है? मनी लॉन्ड्रिंग और फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म के खिलाफ काम करती है ये बॉडी। और इसी बड़ी वाली बॉडी का एसोसिएट मेंबर है EAG। मान लीजिए ये फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है, तो इसी का एक एसोसिएट मेंबर है यूरोपियन ग्रुप ऑन कॉम्बैटिंग मनी लॉन्ड्रिंग एंड फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म। मनी लॉन्ड्रिंग का क्या मतलब होता है? ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में कन्वर्ट करना। कितने मेंबर्स हैं इस EAG में? टोटल देखो 9 मेंबर्स हैं। कौन कौन से? इंडिया, रशिया, चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान और सबसे लास्ट में बेलारूस। किस पर्पज के साथ इस EAG बॉडी को इस्टेब्लिश किया गया था? पर्पज देखो ये था कि इसके जो मेंबर कंट्रीज हैं उनका FATF यानी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की रिकमेंडेशंस के अनुसार इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एंड कॉम्बैटिंग फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म में कोऑपरेशन इंश्योर करना, इंटीग्रेशन इंश्योर करना। आसान भाषा में बात करें, देखो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की जो रिकमेंडेशंस हैं कि विभिन्न देश इंफॉर्मेशन शेयर करें मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित, उन रिकमेंडेशंस के अनुसार ये देश मिल के काम करें, इस ग्रुप के जो मेंबर कंट्रीज हैं वो भी मिल के काम करें, ये इंश्योर करना काम है EAG का। इसीलिए ये सब मीटिंग्स ऑर्गेनाइज होती हैं। चलते हैं आगे। अगला आर्टिकल हमारा यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर स्ट्रक्चरल चेंजेस से संबंधित है। हुआ यूं है कि अभी हाल फिलहाल में 2021-22 में यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के जितने भी नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं उनकी वोटिंग होने वाली है। उसके लिए इंडिया ने अभी एक कैंपेन ब्रोशर रिलीज किया है। बात करेंगे यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की, तो ये यूनाइटेड नेशन के 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स में से एक है। तो बाकी के 5 कौन कौन से हैं? बाकी के 5 हैं, एक यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल, एक जनरल असेंबली,
एक इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल इकोसोक, एक आईसीसी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, एक इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस आईसीजे और एक है ट्रस्टीशिप काउंसिल। ये 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स हैं यूनाइटेड नेशन की। अगर हम बात करें यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के स्ट्रक्चर की तो इसमें कुल मिला जुला के 15 मेंबर्स होते हैं। इनमें से 5 मेंबर्स जो हैं वो परमानेंट नेचर के हैं, इनको कोई हटा नहीं सकता। ये हैं यूएसए, रशिया, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस और चाइना। लेकिन जो बाकी के 10 मेंबर्स हैं ये नॉन परमानेंट नेचर के होते हैं, जिनका इलेक्शन होता है, वोटिंग होती है इनके लिए। और एक कोई भी कंट्री 2 साल तक के लिए नॉन परमानेंट मेंबर्स के जैसे यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर रह सकता है। अब यहां पर प्रॉब्लम यह है कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के स्ट्रक्चर में थोड़ी कमियां हैं। कमियां इसलिए हैं क्योंकि ये जो 5 ऑरेंज कलर के चेयर देख रहे हो आप, इन लोगों के पास होती है वीटो पावर। वीटो पावर क्या करता है कि अगर कोई भी डिसीजन लिया गया है, कोई भी रेजोल्यूशन ड्राफ्ट किया गया है, अगर उनमें से किसी भी एक, इन 5 कंट्री में से किसी भी एक कंट्री ने मना कर लिया कि नहीं भाई ये रेजोल्यूशन हम पास नहीं होने देंगे, तो वो रेजोल्यूशन पास नहीं हो सकता है। इंडिया के पता नहीं कितने मुद्दों पर चाइना ने अपोज किया है, बहुत सारे मुद्दों पर यूएसए ने, जैसे इजराइल का कोई भी मुद्दा आता है तो यूएसए अपना वीटो पावर यूज कर लेता है। सीरिया का कुछ इशू आता है तो वापस से चाइना और रशिया अपने वीटो का यूज कर लेते हैं। तो इस तरीके से बहुत सारी जगहों पर अलग अलग कंट्रीज के द्वारा वीटो का इस्तेमाल गलत तरीके से होता है। इसीलिए यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल के स्ट्रक्चर को चेंज करने की बात हो रही है। लेकिन परेशानी की बात यह है कि अगर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के स्ट्रक्चर को भी चेंज करना है तो भी कम से कम इन 5 लोग की सहमति तो जरूरी है, और इन 5 में से कोई ना कोई एक तो सहमति नहीं ही जताता है। ज्यादातर चाइना इसके विपरीत रहता है हमेशा। इन्हीं सबको लेके यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में प्रॉब्लम चलती रहती है। अब यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अगर फंक्शन की बात करें कि क्यों आखिरकार ये जो सिक्योरिटी काउंसिल है इतनी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये इंटरनेशनल लेवल पर शांति कायम करने का काम करता है। साथ ही साथ किसी भी कंट्री को सिक्योरिटी प्रोवाइड करना हो या फिर इंटरनेशनल एरिना में सिक्योरिटी प्रोवाइड करना हो तो भी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल वहां पर अपना रोल प्ले करता है। इसके अलावा हम जैसे पीस कीपिंग फोर्सेस भेजते हैं, कोई मिलिट्री ऑपरेशन को सहमति प्रदान करनी है कि नहीं, इन सब के लिए भी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल अपना पावर यूज करता है। इसके बाद ये एकमात्र ऐसा यूएन का बॉडी है जिसके रेजोल्यूशंस बाइंडिंग नेचर के होते हैं। बाकी की बातें तो हमने ऑलरेडी कर ली है। 9 जून को जो दूसरे सर ने प्रीलिम बूस्टर को डिस्कस किया था उसमें गलती हो गई थी। गलती ये है कि उन्होंने ये बोल दिया था कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोड जो है वो यूएन का पार्ट है, जबकि देखो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोड तो बहुत बाद में इस्टेब्लिश हुआ है, ये यूएन का पार्ट नहीं है। हमने काफ़ी बार इसको डिस्कस भी किया है, तो आप इसे रेक्टिफाई कर लीजिएगा। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोड यूएन का पार्ट नहीं है। नेक्स्ट आर्टिकल 5G क्लब D10 के बारे में है। क्या कंटेस्ट है? देखो चाइना की जो हुआई कंपनी है ये 5G टेक्नोलॉजी के मामले में अभी सबसे आगे है। चाइना की इस हुआई कंपनी के द्वारा विभिन्न देशों में ट्रायल्स कंडक्ट किए जा रहे हैं 5G टेक्नोलॉजी के लिए, नेटवर्क इस्टेब्लिश करने के लिए। लेकिन खास करके कोरोना वायरस से संबंधित महामारी के बाद विभिन्न देश चिंतित हैं। वो चाइना से अपने आप को अलग करना चाहते हैं, चाइना के ऊपर डिपेंड नहीं होना चाहते हैं। तो इस सिचुएशन में यूके ने अभी एक ग्रुप बनाने का प्रपोजल रखा है 5G क्लब D10। D10 का मतलब ये है 10 देश एक साथ आए, अपना खुद का 5G टेक्नोलॉजी संबंधित इंफ्रास्ट्रक्चर इस्टेब्लिश करने के लिए, ताकि चाइना की जो हुआई कंपनी है इसके ऊपर डिपेंडेंस ख़त्म की जा सके। डी का मतलब है यहाँ पर डेमोक्रेटिक। तो यूके ने जो ये प्रपोजल रखा है 5G D10 का, इसमें सभी डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ होंगी। साथ तो देखो वो देश होंगे जो G7 के मेंबर हैं। G7 के मेंबर कौन कौन हैं? यूके, यूएस, इटली, जर्मनी, फ्रांस, जापान, कनाडा। साथ इन देशों के अलावा 3 और देश होंगे, एक ऑस्ट्रेलिया, 8वां देश, 9वां साउथ कोरिया और 10वां इंडिया। तो ये 10 देश मिल के ये ग्रुप बनाएंगे D10, और ये ग्रुप मिल के काम करेगा खुद का 5G संबंधित इंफ्रास्ट्रक्चर इस्टेब्लिश करने के लिए। एम देखो ये है
इन 10 मेंबर स्टेट्स में जो एग्जिस्टिंग टेलीकम्युनिकेशन की कंपनीज हैं, जैसे हमारे देश में जियो है और एयरटेल है, इन कंपनीज में इन्वेस्टमेंट को चैनलाइज किया जा सके ताकि ये कंपनीज अपना खुद का 5G इंफ्रास्ट्रक्चर इस्टाब्लिश करें। इस ग्रुप का एम ये भी है 5G इक्विपमेंट्स के लिए अल्टरनेटिव सप्लायर्स क्रिएट करना। अभी तो देखो विभिन्न देशों के जो कंपनीज हैं वो हुआई पे डिपेंडेंट हैं 5G इक्विपमेंट्स की सप्लाई के लिए, लेकिन ग्रुप अल्टरनेटिव सप्लायर्स क्रिएट करने की कोशिश करेगा। जैसा हमने पहले डिस्कस किया, मकसद यही है चाइना के ऊपर डिपेंडेंस को ख़त्म किया जा सके। वैसे देखो ब्रिटेन ने पहले अलाउ कर दिया था चाइना की हुआई कंपनी को कि आप हमारे देश में 5G नेटवर्क इस्टाब्लिश करने के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए उसका 35% क्रिएट कर सकते हो। लेकिन अब रिलेशंस खराब हो गए हैं ब्रिटेन और चाइना के, तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने ये आदेश दिया है ब्रिटेन के ऑफिशियल्स को कि आप प्लान ड्रा कीजिए ताकि 2023 से पहले हुआई को ब्रिटेन से 5G संबंधित इंफ्रास्ट्रक्चर से बाहर का रास्ता दिखाया जा सके। तो ये हमने बात की द 5G क्लब D10 के बारे में। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल G7 के बारे में है। अभी पिछली न्यूज़ में G7 का कंटेक्स्ट आया था, अगला तो आर्टिकल ही G7 के बारे में है। क्या कंटेक्स्ट है? देखो यूएस के राष्ट्रपति ट्रंप ने G7 के बारे में काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दी है। यूएसए के राष्ट्रपति ने कहा है ये G7 जो ग्रुप है आज के समय में इररिलेवेंट हो चुका है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये ग्रुप नहीं है, इसलिए इस ग्रुप को एक्सपेंड किया जाए, कुछ और देश इंक्लूड किए जाएं इस G7 में और नाम भी चेंज कर दिया जाए। इंडिया, रशिया, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, इन देशों के बारे में सजेशन दिया जाता है ट्रंप के द्वारा कि आप इन देशों को इस ग्रुप में ऐड कर दीजिए। हम बात करें इस ग्रुप की, ये देखो इस्टाब्लिश हुआ था 1975 में। ये इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। उस समय जो टॉप की इकोनॉमीज थी उन्होंने मिलकर ये इनफॉर्मल ग्रुप बनाया था वर्ल्ड इश्यूज को डिस्कस करने के लिए। अभी फिलहाल G7 के ये मेंबर हैं कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूके, यूएस। शुरू में देखो इस ग्रुप में सिर्फ यूएसए और यूएसए के एलाई कंट्रीज शामिल थे और इकोनॉमिक इश्यूज को मेनली डिस्कस किया जाता था। लेकिन आज के समय में इस ग्रुप के द्वारा फाइनेंशियल क्राइसिस, टेररिज्म, आर्म्स कंट्रोल, ड्रग ट्रैफिकिंग, ये सब इश्यूज भी डिस्कस किए जाते हैं। वैसे देखो इस ग्रुप का कोई फॉर्मल कॉन्स्टिट्यूशन या फिर फिक्स्ड हेडक्वार्टर नहीं है। जो मेंबर कंट्रीज हैं उन देशों में रोटेशन बेसिस पर इस ग्रुप का एनुअल समिट ऑर्गेनाइज होता रहता है और ग्रुप के समिट में जो डिसीजन लिए जाते हैं वो बाइंडिंग नहीं होते मेंबर कंट्रीज के ऊपर। मर्जी होती है कि समिट में जो डिसीजन लिए गए हैं उनको माना जाए या फिर ना माना जाए। कनाडा ने इस ग्रुप को बाद में ज्वाइन किया था 1976 में। यूरोपियन यूनियन ने इस ग्रुप की मीटिंग को अटेंड करना स्टार्ट किया 1977 में। रशिया ने ज्वाइन कर लिया था लेकिन रशिया को निकाल दिया गया शायद 2014 के आसपास, जब रशिया ने क्रीमिया को हड़पा था। उसके बाद से इस ग्रुप से रशिया को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। अब देखो मांग इसलिए चल रही है इस ग्रुप में विभिन्न देशों को ऐड करने की, क्योंकि पहले G7 के मेंबर कंट्रीज की जो कंबाइंड जीडीपी थी काफ़ी ज़्यादा हुआ करती थी, लेकिन आज के समय में यूके, फ्रांस, इन देशों की जीडीपी ज़्यादा बड़ी नहीं है, जबकि इंडिया जैसे देशों की जीडीपी काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है। इसलिए ये मांग उठती है कि इस ग्रुप को एक्सपेंड किया जाए। इंपॉर्टेंट आर्टिकल वर्ल्ड फूड प्राइस 2020 के बारे में है। क्या कंटेस्ट है? भारतीय मूल के एक अमेरिकन साइंटिस्ट हैं डॉक्टर रतन लाल। इनको इस बार का वर्ल्ड फूड प्राइस 2020 दिया जाएगा। हम बात करें डॉक्टर रतन लाल की, ये सोइल साइंटिस्ट हैं। इन्होंने सोइल साइंस में काफ़ी ज़्यादा रिसर्च की है और इनके रिसर्च से 50 करोड़ किसानों को फ़ायदा हुआ है। वो अपने खेत में सोइल की क्वालिटी को इम्प्रूव कर पाए हैं। इससे
क्रॉप्स में न्यूट्रिशनल वैल्यू इंक्रीज हुई है और किसानों के लाइवलीहुड भी इम्प्रूव हुआ है। तो इनके इसी योगदान को देखते हुए इस बार का वर्ल्ड फूड प्राइज 2020 डॉक्टर रतनलाल को दिया जाएगा। देखो ये जो प्राइज है वर्ल्ड फूड प्राइज, इसे एग्रीकल्चर का नोबेल प्राइज भी कहा जाता है। ये उस पर्सन को दिया जाता है जिसने काफ़ी अच्छा काम किया है वर्ल्ड में फूड की क्वांटिटी को इम्प्रूव करने में, क्वालिटी को इम्प्रूव करने में या फिर अवेलेबिलिटी को इम्प्रूव करने में। अगर देखो ये सब चीज़ें इम्प्रूव होती हैं वर्ल्ड में, मतलब वर्ल्ड में फूड की क्वालिटी, क्वांटिटी या फिर अवेलेबिलिटी इम्प्रूव करती है, तो इससे और ज़्यादा ह्यूमन डेवलपमेंट आती है। तो जिस भी पर्सन ने इस काम में अपना योगदान दिया हो उसे वर्ल्ड फूड प्राइज दिया जाता है। अगर देखो स्पेसिफिकली बात करें, अगर किसी साइंटिस्ट ने बहुत अच्छा काम किया है प्लांट साइंस में, एनिमल साइंस में, सोशल साइंस में, फूड साइंस में या फिर न्यूट्रिशन, रूरल डेवलपमेंट, इन सब क्षेत्रों में अगर किसी पर्सन ने बहुत अच्छा काम किया है और उस काम से वर्ल्ड में फूड की क्वालिटी, क्वांटिटी और अवेलेबिलिटी इंप्रूव होती हो तो उस पर्सन को ये प्राइज दिया जा सकता है। सबसे पहले ये प्राइज दिया गया था 1987 में। किसको? डॉक्टर MS स्वामीनाथन को। इन्हें फादर ऑफ इंडियन ग्रीन रेवोल्यूशन के नाम से भी जाना जाता है। वैसे देखो 1970 में जब डॉक्टर नॉर्मन E. बोरलैग को नोबेल प्राइज दिया गया था ग्लोबल एग्रीकल्चर में उनके योगदान के लिए, तो उन्होंने एग्रीकल्चर में इस स्पेसिफिक प्राइज के बारे में सोचा था और इवेंचुअली 1986 में ये प्राइज क्रिएट हुआ था। स्पॉन्सरशिप थी जनरल फूड्स कॉरपोरेशन की। किसके द्वारा वैसे ये प्राइज दिया जाता है? ये प्राइज दिया जाता है, नीचे नाम था, ये रहा, वर्ल्ड फूड प्राइज फाउंडेशन के द्वारा। इस फाउंडेशन को डोनेशन मिलता है 80 से ज़्यादा कंपनी से, इंडिविजुअल से और दूसरी ऑर्गेनाइजेशन से। हेडक्वार्टर कहाँ पर है इस वर्ल्ड फूड प्राइज फाउंडेशन का? USA में है, देस मोइन्स में ये जगह है जहाँ पे हेडक्वार्टर है इस फाउंडेशन का, जो हर साल वर्ल्ड फूड प्राइज को देती है। जिस भी पर्सन को ये प्राइज मिलता है ना, उसको $2,50,000 मिलते हैं। इसके अलावा सोल बांस, जो कि एक फेमस आर्टिस्ट और डिजाइनर हैं, सोल बांस के द्वारा डिजाइन किया हुआ एक स्कल्पचर भी मिलता है। तो ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया वर्ल्ड फूड प्राइज 2020 के बारे में, जो कि इस बार दिया जाएगा डॉक्टर रतनलाल को। चलते हैं आगे। तो इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।